हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी अब बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th का उसे। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग देख सकते हो ये मॉडल प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए, यानी 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए है कक्षा 10 हिंदी का। ठीक है, इसे आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने डाउनलोड करने का तरीका पहले ही बता रखा है, ठीक है, तो आप उससे आप देख लेना और डाउनलोड कर लेना। चलो इनके सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग करते हैं। सारे के सारे जो भी प्रश्न है आपके 20 एमसीक्यू, उसके बाद जो भी एमसीक्यू के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इनसे जो मॉडल पेपर होता है ना बोर्ड द्वारा जारी, उससे सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस बात को ध्यान रखना, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है इसको। चलो शुरू कर दें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से मैं आपको पहले आपको बता दूं कि हमने लक्ष्य बैच जो है हम लोग का, जिसकी हम लोग कई वीडियो में बात कर चुके हैं पहले, हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। हमारी जो ऐप है ना यूपीएमएसपी, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, यूपीएमएसपी स्टडी कर हमारी ऐप है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वहाँ पे लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर लेना। लक्ष्य बैच में क्या होगा कि ये जो बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर हैं बोर्ड द्वारा जारी, यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जो मॉडल पेपर जारी किए गए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, सारे सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, उसके अलावा 2023 में आपके जितने भी पेपर थे, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर थे, जैसे हिंदी का आपका 7 सेटों का पेपर था, मैथ के 7 सेटों का था, इसी तरह कर सारे सब्जेक्ट के सातों सेटों का पूरा का पूरा सॉल्यूशन। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 5-5 मॉडल पेपर बना रहा हूँ। इन सब का सॉल्यूशन आपको वीडियो के साथ, जी हाँ मेरे दोस्त, वीडियो के साथ पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ सॉल्यूशन इसलिए ताकि आप आसानी से कम समय में पढ़ सको। वीडियो देखने में आपको एग्जाम टाइम में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए पीडीएफ भी मैंने डाल दिया अच्छे से सॉल्यूशन। तो आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना, जिसकी प्राइस अभी ऑफर में चल रहा है मात्र 250 रुपये। इसकी प्राइस जल्द बढ़ने वाली है, 299 रुपये एक्चुअल प्राइस है, लेकिन ऑफर में मात्र 250 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐप से डायरेक्ट पेमेंट कर बाई कर सकते हो। कोई दिक्कत अगर आए पेमेंट करने में, तो आप इस नंबर पे 85 42 86 64 46 इस पे आप कॉल कर सकते हो। ये नंबर आपको वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, आप कोर्स बाई करने जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, तो इस पे कॉल कर सकते हो अगर कोई भी परेशानी होती है तो। ठीक है, तो चलो, ये तो हुआ पूरा का पूरा लक्ष्य बैच के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये बहुविकल्पीय प्रश्न, सबसे पहले जो 20 मार्क है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्ल देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, शुक्लांतर नहीं, शुक्लोत्तर युग होगा। चलो, इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या फर्स्ट के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है सेकंड नंबर, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ठीक है, चिंतामणि की हमें विधा पूछा जा रहा है, तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये निबंध विधा की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न तीसरा, गबन, ठीक है, किसकी रचना है? भाई गबन उपन्यास विधा की रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की। ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है भाई कि शुक्ल युग की समयावधि, शुक्ल युग की हमें समयावधि बताना है, समय सीमा बताना है, तो 1938 तक माना जाता है। ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, नीड़ का निर्माण फिर और एक क्या भूलू के याद करूँ, ये दो रचनाएं हैं ना हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं। ठीक, तो इनको आप लोग याद रखना। तो ये 5 हमने अभी प्रश्न कर लिया। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? हमें ये बताना है कि प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है, और इसके लिए इधर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 6 के लिए कि द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या फिर क्षयवादी युग। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका प्रश्नोत्तर संख्या जो 6 है, इसके लिए आपका सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, द्विवेदी युग। ठीक, इधर मैं देख लेता हूँ प्रश्न एक बार, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? हाँ, प्रिय प्रवास है वो आपकी द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, आप लोग याद रखना। अगला है भारती किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 8 है कि भारत भारती किसकी रचना है, हमें ये बताना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे
जो भारत भारती है ना, वो मैथिली शरण गुप्त की एक काफ़ी फेमस रचना है, तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। ओके, मतलब आधुनिक काल कब से कब तक है, यानी उसकी समय सीमा क्या है आधुनिक काल की, हमें इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 में। तो इसके लिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 1843 से अब तक का जो समय है आधुनिक काल माना जाता है, और इसको अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है। चलो आगे चलते हैं। 9 के बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न कि मतीराम किस युग के लेखक हैं, हमें ये बताना है मतीराम किस युग के लेखक हैं। ठीक है, आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के। सही ऑप्शन हो जाएगा रीति काल के। मतीराम, भूषण, ये सब रीति काल के फेमस कवि हैं। तो हमने 10 प्रश्न कर लिए। ये 10 प्रश्न आप लोग के हिंदी के गद्य के और पद्य के महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों के रचनाओं और उनकी विधाओं से संबंधित प्रश्न थे। अब आगे 11 से 20 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके एक तरह से समझ जाओ कि व्याकरण से संबंधित होंगे। तो चलो इनको करते हैं। हाथ से रस का स्थायी भाव कितनी बार भाई मैं करा चुका हूँ, हाथ, सिंपल। ठीक है, और कौन रस का स्थायी भाव शोक होगा। ठीक, तो ये 2 चीज़ें याद रखना। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनोलिनवड़ी सर पर अद्भुत प्रयोग प्रकाश। देखो ये जो ये पंक्तियाँ है ना, आपकी आई थिंक किसी न किसी चैप्टर में ये दी हुई है पद्य में, मुझे चैप्टर का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस पंक्ति में हमें अलंकार पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो सही ऑप्शन ये बी वाला इसमें हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलो आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13, रोला छंद में कुल कितने चरण। भाई कितनी बार इस प्रश्न को करा चुका हूँ। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं और सोरठा में 8 होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखो आकर्षण, ठीक है, इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगा होता है, ठीक है, और जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका एक तरह से बोल सकते हैं कि अर्थ परिवर्तित कर दे। ठीक है, वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे देखो आपका कर्षण में आपका आ लगा है। ठीक, तो यहाँ आ उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद 15 है कि रचना के आधार, देखो ये नया शब्द, ये नया प्रश्न जुड़ा हुआ है, वाक्य का स्वरूप, ये नया प्रश्न है, नया 2024 के लिए सिलेबस के अनुसार ये प्रश्न जुड़ा हुआ है। वाक्य का स्वरूप, उसी से ये प्रश्न है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, हमें रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो देखो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 आपके प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं पीताम्बर में कौन सा समास है। अब देखो पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका, यानी ये तीसरे अर्थ की ओर ये ये शब्द ले जा रहा है। पीताम्बर यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा अर्थ निकल जाए तो वो वहाँ पे बहुब्रीहि समास आ जाता है। ठीक, जैसे आपका जैसे चतुर्भुज आ गया, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, और अर्थात में लिखे अर्थात ब्रह्मा, तो वहाँ पे आपका चतुर्भुज में आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हालांकि चतुर्भुज आपका क्या होगा, संख्या बोधक होगा। ठीक है, संख्या बोधक होगा तो उसमें द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में आपका द्विगु समास और बहुब्रीहि दिया रहेगा तो बहुब्रीहि पे आप लगाओगे। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर कि आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का हमें तत्सम रूप बताना है और इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अश्रु, अंशु, रोना, आँख, सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आंसू का जो आपका तत्सम रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 17 था। ठीक है, 17 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 18 का हम लोग देख लेते हैं 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें देखो कर्तृवाची में किसकी प्रधानता होती है। भाई कर्तृवाची में सीधे कर्ता की प्रधानता होती है, सीधे आप लोग याद रखना। ये वाच्य परिवर्तन से ये भी नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, वाच्य परिवर्तन। ठीक, उसके बाद एक यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। देखो वचन और विभक्ति अब केवल ये सर्वनाम शब्द रूप का ही आएगा, बाकी अब कुछ नहीं आएगा। जैसे पहले होता था ना शब्द रूप, जैसे मधु का, नदी का, वो नहीं आएगा, और ना ही कोई धातु रूप आएगा, जैसे पट धातु, लिख धातु, हस धातु नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। केवल सर्वनाम शब्द रूप आएगा जिसमें आपका तद और युष्मद 2 का। ठीक, तो यहाँ ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। अब इसमें हमें बताना है कि ताभ्य जो शब्द है, ठीक है, ये तद का ही रूप है, तो इसका हमें इसमें कौन सी विभक्ति और रूप है हमें ये बताना है प्रश्न संख्या 19 में। तो देखो ताभ्य में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है, आप लोग याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी आप तद और युष्मद का रूप याद कर लोगे तो आपका यहाँ पे
1 मार्क फिक्स हो जाएगा, तो आप याद कर लेना। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो, मनुष्य नहीं, बचपन नहीं, वह क्या है? आप पढ़ते हो इंग्लिश में भी कि आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो ये आपका वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 20 MCQ कर लिया। अब तक 20 हमने MCQ को सॉल्व कर लिया। अब चलो हम लोग खंड ब के अंतर्गत, ठीक है, जो 50 मार्क के वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें आपका संदर्भ व्याख्या से संबंधित प्रश्न होगा, जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न होगा, उसको कर लेते हैं। लेकिन इसको मैं पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं कराऊंगा, ऊपर सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, डिटेल में सोल्यूशन के लिए, ठीक है, आपको अच्छे से PDF भी इसका सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक, और वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना यार, ठीक है, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है लक्ष्य बैच, ठीक है, जिसकी प्राइस मात्र 299 भी आपको ऑफर में 250 रुपये में ही मिल जाएगा। और एक बार फीस है, ऐसा नहीं कि हर महीने आपसे लिया जाएगा, नहीं, अभी लिया जाएगा। आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा उसी में आप पढ़ते रहोगे। ठीक, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम। देखो, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता। देखो यहाँ पहली ही लाइन पढ़ने से मालूम चल गया भाई, ये आप लोग का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है मित्रता वाला चैप्टर, ठीक है, उससे लिया गया है ये गद्यांश। तो सिंपल यहाँ पे अब इससे 3 प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या करते रहे ना। एक ये प्रश्न पूछा है तो प्रश्न इसका पढ़ोगे, ये पूरा गद्यांश तो उत्तर दे लोगे। तो देखो पहला जो प्रश्न रहेगा गद्यांश से संबंधित रहेगा। यहाँ एक गद्यांश दिया रहेगा और यहाँ एक गद्यांश दिया रहेगा, अथवा कर दोनों में से कोई एक करना होगा। अब देखो ये जो गद्यांश है ना, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ठीक, ये जो ममता आपका जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ममता चैप्टर है ना, उससे ये आपका ये गद्यांश है। तो आपको एग्जाम में दोनों में से कोई एक करना होगा, कि तो ऊपर वाला करो कि तो नीचे वाला करो, आपका मन। ठीक है, तो चलो, तो ये आपका बता दिया। तो ये आपको बता ही दिया कि ये ममता से लिया गया, तो इसका आप सिंपल संदर्भ लिख ही लोगे। जो भी इसमें रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करते रहना। एक प्रश्न है तो आप पढ़ोगे तो उत्तर मिल जाएगा। तो ये पहला प्रश्न इस प्रकार का रहेगा। दूसरा प्रश्न सेम इसी प्रकार का रहेगा, लेकिन इसमें पद्यांश रहेगा। जैसे देखो यहाँ ये चरण कमल बंदौ हरि राय, जाकी कृपा पंगु इधर देख लेते हैं, जाकी कृपा पंगु लघऊ। ठीक है, इधर देख लेते हैं, 1 मिनट। अंधे को सब कुछ दर्शाए, ये जो है। और यहाँ पे देखो अथवा कर यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है, और तीनों से दोनों मतलब पद्यांशों से रिलेटेड 3 प्रश्न पूछा हुआ है। तो इनको भी आप सॉल्व कर लेना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके किस किस चैप्टर से हैं। इसमें देखो अब जो पहला आपका इसमें जो पद्यांश है ना, ठीक है, वो आपका, ठीक है, पहले वाला जो है जो ये ऊपर वाला है, इसकी आपकी संदर्भ लिखना है। तो इसके लेखक और लेखक नहीं, मतलब जो भी इसके कवि है उनको जानना पड़ेगा। तो ये सूरदास जी द्वारा लिखित है। ये किसके द्वारा? ये सूरदास जी द्वारा लिखित है। जो आपका फर्स्ट ही चैप्टर है पद, उसमें मतलब ये पंक्तियाँ मिल जाएंगी। तो इसका संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसका रचयिता सूरदास है। और रेखांकित अंश की जो भी यहाँ किया गया है व्याख्या करते रहना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है वो आप पढ़ते रहना। ठीक, मैं आगे चलता हूँ। सुनि सुंदर बयान सुधार साने सयानी, जानी की जानी भली। देखो ये आपका जो ये पंक्तियाँ है ना, ये अथवा वाला, दोनों में से कोई आपको एक ही करना होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोनों चलो ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ ली गई है ना, ये वन पथ पर तुलसीदास जी द्वारा लिखित आपका चैप्टर है वन पथ पर। ठीक है, उसी से ये ली गई है। तो सिंपल इसका आप संदर्भ व्याख्या करते रहना। तो दूसरा इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। तीसरा आपका प्रश्न क्या रहेगा? तीसरा आपका प्रश्न रहेगा कि मतलब यहाँ पे 2 आपके हिंदी के पीछे संस्कृत का भी पाठ है। ठीक है, तो संस्कृत में से 2 यहाँ पे आपके गद्यांश दिए रहेंगे। इनमें से किसी एक का आपको क्या करना रहेगा? हिंदी अनुवाद करना रहेगा और साथ में आपका संदर्भ लिखना रहेगा। ठीक,
तो आप करते रहे ना। ये आपका देखो भारतीय संस्कृति, यानी ये वाराणसी वाला जो चैप्टर है उससे है, और ये मानव जीनों से संस्करण में संस्कृति, यानी ये भारतीय संस्कृति जो आपका चैप्टर है उससे है। तो मैंने बता दिया, इसका संदर्भ लिखते रहना, इसमें लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। और हिंदी अनुवाद करते रहना, आपको यहाँ से आपका 5 मार्क और यहाँ से 5 मार्क यानी 10 मार्क मिल जाएगा। और चौथा प्रश्न जो रहेगा आपका, इसमें क्या रहेगा कि 2 श्लोक रहेंगे, संस्कृत वाला भी जो आपके पीछे हिंदी में संस्कृत वाला चैप्टर है ना, उसके बीच बीच में श्लोक हैं, ठीक। तो उन्हीं श्लोकों को आपको एक तरह से पद्यांश भी बोला जाता है, ठीक है, पद्यांश बोला जाता है। तो यहाँ पे 2 आपका श्लोक दे देगा, उन दोनों श्लोकों में से किसी एक का आपका क्या करना रहेगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। क्लियर। तो चलो यहाँ हम लोग इन दोनों को देख लेते हैं कि आपके किस चैप्टर से हैं। जैसे आपका इसमें देखो, जो पहला आपका है, ठीक है, वो आपका जीवन सूत्राणी, मान हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचती, ये आपका ना जो जीवन सूत्राणी आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, ये निरामय, ये जो है ना आपका, ये शायद आपका भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है उसी से लिया गया है। तो ये चलो, ये आप संदर्भ लिख ही लोगे, चैप्टर का नाम बता दिया, हिंदी अनुवाद आप करते रहना, ठीक। बाकी फिर कहूँगा आप लक्ष्य व जरूर ज्वाइन करना यार, ठीक है। बहुत वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम में आपको 80% मार्क 100% दिलाएगा। चलो अगला आप भाई, अपने खंडकाव्य से रिलेटेड प्रश्न होता है, तो खंडकाव्य हर जिले का अलग होता है। आप देख लेना आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, आप वो खंडकाव्य याद कर लेना। भाई लेखकों का, यहाँ प्रश्न संख्या 6 के क में लेखकों का जीवन परिचय होता है, 3 ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना रहेगा, जिसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा, ठीक। तो देखो लेखकों में मैं बोलूँगा आप जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस ही जाएगा। बाकी इसके अलावा और याद करना चाहते हो तो आप देख लेना। और प्रश्न उत्तर संख्या 6 के ख में कवियों का जीवन परिचय रहेगा, 3 ऑप्शन रहेगा, उसमें से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। तो कवियों में आप गोस्वामी तुलसीदास, उसके बाद सूरदास, उसके बाद महादेवी वर्मा, इन 3 लोगों का तो याद करना ही करना, एक और किसी का कर लेना, ठीक है, कम से कम 4 याद कर लेना। चलो आपके एग्जाम में फंस जाएगा, तो इसको मैं छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ। अब देखो 7वां प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पे एक श्लोक लिखना होगा, अब इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जैसे यहाँ पे 2 श्लोक यहाँ पे संदर्भ हिंदी अनुवाद से संबंधित थे, तो इनको नहीं लिखना है, कोई दूसरा श्लोक लिखना है। तो आप कम से कम 3 थे श्लोक याद कर लेना कि आपकी भाग खराब रही, 2 यहाँ पे फंस जाते हैं, तो एक आपके पास बचेगा, तो यहाँ लिख दोगे, ठीक। तो आप इसको करते रहना। बाकी 8वां प्रश्न के में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। भाई अब देखो ये थोड़ा ये खतरनाक प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, ठीक है। देखो इसका, अब इसका है कि विश्वस्य स्पष्ट ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, ये इसका हो जाएगा। तो देखो इसमें केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ठीक है। 4 प्रश्न रहेगा, उसमें से 2 का उत्तर देना होगा। मान लो 1-2 आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भारी है तो इसको मत करो। अब देखो इधर आसान है कि पुराज को आसित, काफ़ी आसान है भाई। पुराज कौन था? पुराज एक भारतवीर आसित। चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर कौन था? तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। बीर केन पूज्यते, तो बीर बीरेन पूज्यते। तो ये 3 प्रश्न काफ़ी आसान है, तो इन तीनों में से किन्हीं 2 का आप उत्तर दे दो, आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक। 9वां प्रश्न आपका निबंध से संबंधित रहेगा, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा। दिए गए इन सारे निबंधों में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा, ठीक। जैसे आतंकवाद कारण एवं निवारण, ये मैंने जब मॉडल पेपर जो ये सॉल्व कराया है ना लक्ष्य बैच में, ठीक है, PDF में, तो उसमें इस टॉपिक पे मैंने लिखा हुआ है काफ़ी अच्छे से, ठीक। तो आप लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन करना, ठीक। उसके बाद 10वां प्रश्न है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ओके। और अथवा कर यहाँ पे देखो, मतलब एक यहाँ पे दिया कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो, और ये 4 मार्क का रहेगा पत्र लेखन। तो दोनों में से किसी एक टॉपिक पे लिखना होगा। पत्र कैसे लिखा जाता है मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। और लक्ष्य बैच में जो PDF है उसमें मैंने इन दोनों को अच्छे से लिख रखा है, ठीक है। तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन किए हो पहले से, तो आप वहाँ जाकर इसको पढ़ लेना, आपको अच्छे से वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक। बाकी वीडियो भी अवेलेबल है, आप वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो देख कर भी समझ सकते हो। तो ये रहा पूरा का पूरा आप लोग का यूपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, ये बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर था। आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपका हिंदी का ही नहीं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी किया गया है, और सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन PDF के साथ। देखो भाई PDF कोई नहीं देगा आपको,
PDF के साथ आपको हमारे लक्ष्य बैच में मिल जाएगा। तो फिर एक बार कहूँगा, लक्ष्य बैच आप ज़रूर ज्वाइन करना, काफ़ी आपके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलो बस रहने देते हैं इस वीडियो में, इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।